इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। मैदान एकदम सज चुका है, दोनों ओर अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं और हवा में एक अजीब सा तनाव है। बिल्कुल, हवा में तनाव है, लेकिन दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसके पास सबसे घातक हथियार हैं, वो अचानक रोने लगता है, कांपने लगता है और लड़ने से सीधा मना कर देता है। हाँ, मतलब किसी दुश्मन के खौफ से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक उलझन की वजह से, या यूं कहें कि उसे प्रदर्शन की चिंता यानी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई थी। सच में ये एक ऐसा दृश्य है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे, क्योंकि अक्सर हम मानते हैं ना कि अगर हमारी तैयारी पूरी है तो सफलता पक्की है। सही कहा। लेकिन इंसान का दिमाग किसी मशीन की तरह एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है। और यही वजह है कि आज की इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय की। हाँ, हमारा उद्देश्य कोई प्राचीन ग्रंथ को बस पढ़ना नहीं है, बल्कि इस प्राचीन युद्ध के मैदान को यानी कुरुक्षेत्र को आज के क्लासरूम और बोर्डरूम से जोड़ना है। मतलब एक तरह से हम इसमें छिपे मनोविज्ञान और रणनीति को समझेंगे। हाँ, क्योंकि स्रोत में लेखक ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ये ज्ञान अत्यंत सरल भाषा में दिया है ताकि कोई भी इसे समझ सके। और अगर इस नजरिए से देखें तो कुरुक्षेत्र का मैदान दुनिया का पहला हाई स्टेक्स करियर सेमिनार लगता है। अरे वाह, ये तुलना बहुत बढ़िया है। जहां हर छात्र को अपनी क्षमताओं का और नैतिकता का सामना करना था। ये दृष्टिकोण वास्तव में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो गीता का पहला अध्याय कोई दार्शनिक उपदेश लगता ही नहीं है। तो क्या लगता है? ये पूरी तरह से मनोविज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब ये बारीकी से दिखाता है कि जब किताबों में पढ़ी गई बातों का सामना जमीनी हकीकत से होता है, जब थ्योरी प्रैक्टिकल बन जाती है। बिल्कुल, तब एक इंसान के दिमाग के भीतर कैसी उथल-पुथल मचती है, ये वही कहानी है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं। युद्ध के मैदान से कॉर्पोरेट दुनिया तक का सफर तय करने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इस पूरी घटना को देखा कैसे जा रहा था। कहानी क्रोनोलॉजिकल तरीके से शुरू होती है राजा धृतराष्ट्र से, जो कि अंधे थे। हाँ, वे अंधे हैं तो युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते। तब महर्षि व्यास उनके सारथी संजय को एक विशेष शक्ति देते हैं, दिव्य दृष्टि, यानी दूर से देखने की शक्ति। हाँ, इस शक्ति के कारण संजय हस्तिनापुर के महल में आराम से बैठकर ही कुरुक्षेत्र का सीधा हाल एकदम लाइव ब्रॉडकास्ट सुना सकते हैं। अगर इस पूरे तंत्र को आज के संदर्भ में समझें तो संजय असल में उन भविष्य के पेशेवरों की तरह काम कर रहे हैं जो मीलों दूर बैठकर डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे रिमोट वर्क या वर्चुअल रियलिटी। दूर बैठकर सटीक जानकारी प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करना सबसे महत्वपूर्ण कौशल होने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा संदेह है। कैसा संदेह? मतलब संजय को एक आधुनिक डेटा एनालिस्ट कहना क्या आज के शब्दों को जबरन एक पुरानी कहानी पर थोपना नहीं हो गया? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो तो बस आंखों देखा हाल सुना रहे थे ना, जैसे कोई लाइव कैमरा फीड चल रही हो। इसमें विश्लेषण या भविष्य के कौशल वाली क्या बात आ गई? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। लेकिन देखिए, एक कैमरे और एक इंसान के देखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कैमरे के पास भावनाएं नहीं होती। हाँ, ये तो है। बात सिर्फ दूर का देखने की नहीं है, तंत्र काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है। धृतराष्ट्र राजा हैं और मैदान में उनके अपने ही बेटे लड़ रहे हैं। हाँ, कौरव। तो संजय की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मीलों दूर देखना नहीं थी। उनकी असली चुनौती थी अपनी भावनाओं को उस डेटा से पूरी तरह अलग रखना। ओहो, मतलब जब संजय उस लाइव फीड में लॉग इन करते हैं तो उन्हें बिना अपनी भावनाओं के निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। अगर मैदान में उनके सीईओ यानी राजा के बेटों की हार भी हो रही हो तो वो भी बिना डरे बताना। ये तो किसी भी कर्मचारी के लिए बहुत मुश्किल है ना? जब कोई कर्मचारी अपने बॉस को ऐसी रिपोर्ट देता है जिसमें बॉस की ही कमियां हो तो वो बहुत डरता है। संजय को एकदम निष्पक्ष होकर वो सच बताना था जो हो रहा था, वो नहीं जो राजा सुनना चाहते थे। मनोविज्ञान में शायद इसे ही पुष्टिकरण पूर्वाग्रह या कंफर्मेशन बायस से बचना कहते हैं। एकदम सही। जब कोई बिना किसी मिलावट या डर की सच्चाई सामने रखता है तभी वो एक बेहतरीन डेटा एनालिस्ट कहलाता है। इस बात से तो सहमत होना पड़ेगा। डेटा को बिना भावनाओं के प्रस्तुत करना सच में बहुत बड़ी बात है। खैर, अब स्रोत सामग्री में आगे बढ़ते हैं जहां घटना एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, जब संजय दोनों सेनाओं का हाल बताना शुरू करते हैं। बिल्कुल, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं।
संजय बताते हैं कि कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन मैदान का मुआयना करते हैं। वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और दोनों तरफ के महारथियों के नाम एक एक करके गिनाने लगते हैं। असल में दुर्योधन यहाँ अपनी और सामने वाले की ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं। एक तरह का अल्टीमेट स्वॉट एनालिसिस। बिल्कुल वही। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। वो पहले पांडवों की तरफ के वीरों के नाम लेते हैं, अर्जुन, भीम, विराट, भीष्म, मेरा मतलब है महारथी द्रुपद, धृष्टद्युम्न वगैरह। हाँ, और फिर वो अपनी टीम के नाम लेते हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। इससे आज की भाषा में पूरी तरह से कॉम्पिटिटर एनालिसिस कहा जाएगा। वो देख रहे हैं कि सामने वाले के पास क्या संसाधन है और उनके पास क्या है। यहाँ श्रोत में दुर्योधन एक बहुत ही कमाल की बात कहता है। वो कहता है कि हमारी सेना, जिसके रक्षक भीष्म हैं, उसका बल असीमित है और भीम द्वारा रक्षित पांडव सेना थोड़ी है, यानी सीमित है। हाँ, गणित के हिसाब से दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास सिर्फ 7। तो दुर्योधन को तो बहुत बड़ी बढ़त हासिल है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? दुर्योधन के पास इतनी बड़ी सेना है तो फिर वो डरा हुआ क्यों है? वो सबसे पहले गुरु द्रोण के पास क्यों भागता है? ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब ये तो किसी स्टार्टअप या कॉलेज प्रोजेक्ट जैसा हो गया जहां एक टीम के पास बहुत ज्यादा फंडिंग है, फिर भी वो नर्वस है। क्या बड़ी टीम होना आपके अंदर के डर को छिपा सकता है? मैं कहूंगी कि इसके पीछे लीडरशिप का बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। जब किसी के पास बहुत संसाधन होते हैं लेकिन भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो एक अजीब सी असुरक्षा से घिर जाता है। तो दुर्योधन असुरक्षित महसूस कर रहा था। बिल्कुल। दुर्योधन की सेना बड़ी जरूर है, लेकिन वो एक भीड़ जैसी है। उसमें कई अलग अलग महत्वाकांक्षाओं वाले लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। वहीं पांडवों की सेना छोटी है, लेकिन उनका विजन क्लियर है और वह अत्यधिक प्रेरित है। यानी बड़ी टीम होना या ज्यादा संसाधन होना आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को नहीं मिटा सकता। एकदम नहीं। लीडरशिप में सिर्फ संख्या नहीं, आत्मविश्वास मायने रखता है। दुर्योधन के शब्द भले ही कह रहे हो कि सेना असीमित है, लेकिन गुरु के पास जाकर इस तरह लिस्ट गिनाना उसकी घबराहट दिखाता है। तो अगर कोई छात्र ये सोचता है कि उसके पास सबसे महंगी किताबें या सबसे बड़े कोचिंग सेंटर का एक्सेस है तो उसकी सफलता तय है, तो वो दुर्योधन जैसी ही भूल कर रहा है। असल सुरक्षा आपके कौशल में होती है। भारी संख्या अक्सर सिर्फ डर को ढकने का काम करती है। ये बात तो बहुत गहरी है। संख्या किसी को हिम्मत नहीं दे सकती, और शायद इसी हिम्मत को बढ़ाने के लिए स्रोत के अनुसार भीष्म पितामह सिंह की तरह दहाड़ते हुए अपना शंख बजाते हैं, दुर्योधन को खुश करने के लिए। हाँ, और इसके बाद तो जैसे कोहराम मच जाता है। चारों ओर से शंख, नगाड़े और ढोल बजने लगते हैं। इसके जवाब में श्री कृष्ण पांचजन्य और अर्जुन देवदत्त नाम के भयंकर शंख बजाते हैं। आवाज से धरती और आकाश गूंज उठते हैं। ये जो शंखनाद है ना, ये कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं थे। तो क्या थे? ये एक ऐसा पल था जहां से वापस लौटने का हर रास्ता बंद हो जाता है। दबाव एकदम अपने चरम पर पहुंच चुका था। ये संकेत था कि अब सारी रणनीतियां पीछे छूट चुकी हैं और असली परीक्षा शुरू हो गई है। और ठीक इसी पैनिक वाले मोमेंट में अर्जुन अपना धनुष उठाता है और वो श्री कृष्ण से कहता है कि उसका रथ दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में ले चलें, ताकि वो देख सके कि उसे लड़ना किससे है। हाँ, अब एक तरह से देखा जाए तो किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी पिक्चर देखना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, एक 360 डिग्री व्यू लेना। प्रबंधन की भाषा में यही सिखाया जाता है कि चुनौती का संपूर्ण नजरिया लें। लेकिन जैसे ही अर्जुन रथ से सामने देखता है तो क्या देखता है? सामने खड़े हैं उसके अपने दादा, गुरु, चाचा, भाई, और फिर जो होता है वो चौंकाने वाला है। अर्जुन कांपने लगता है। हाँ, उसका मुंह सूख जाता है, उसका महान गांडीव धनुष हाथ से गिरने लगता है। ये तो किसी पैनिक अटैक के बिल्कुल सटीक लक्षण है। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी का बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब दिमाग को अचानक से बहुत भारी इमोशनल स्ट्रेस मिलता है तो शरीर सीधा फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने सालों तक यूपीएससी जैसी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी की। हाँ। और जब आप इंटरव्यू रूम में गए और देखा कि सामने बैठे जजों में आपकी ही जानने वाले हैं तो आप एकदम ब्लैंक हो गए। बिल्कुल। अर्जुन कोई नौसिखिया नहीं था, वो अपने क्षेत्र का बेस्ट था। उसने इस दिन के लिए सालों कठोर अभ्यास किया था। लेकिन जब चुनौती के साथ गहरे भावनाएं जुड़ जाती हैं तो बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी टूट सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
अर्जुन ने खुद कहा था कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। हाँ, ये उसका अपना फैसला था। तो क्या ये रथ को बीच में ले जाने का फैसला ही उसके पैनिक अटैक का मुख्य कारण था? अगर वो दूर से ही लड़ना शुरू कर देता अपनी सेना के पीछे से, तो क्या ये स्थिति आती? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, दूरी हमेशा एक तरह की इमोशनल शील्ड यानी भावनात्मक ढाल का काम करती है। मतलब दूर से चीजें उतनी डरावनी नहीं लगती? हाँ, दूर से देखने पर सामने वाले सिर्फ एक लक्ष्य या डेटा पॉइंट नजर आते हैं, लेकिन जब आप समस्या के बिल्कुल सेंटर में जाते हैं तो आपकी इंसानियत और सहानुभूति हावी हो जाती है। रथ को बीच में ले जाने से अर्जुन को वो हकीकत दिखी जो दूर से नहीं दिखती। तो क्या सच्चाई को इतने करीब से देखना गलत था? गलत नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर था। अगर वो दूर से लड़ता तो शायद उस वक्त पैनिक नहीं होता, लेकिन बाद में गिल्ट उसे खा जाता। किसी भी बड़ी दुविधा को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए उसका आमना सामना करना ही पड़ता है, भले ही वो आमना सामना अर्जुन को पूरी तरह से तोड़ दे। क्योंकि इसके बाद स्रोत सामग्री बताती है कि अर्जुन पूरी तरह हार मान लेता है। वो हथियार डाल देता है। हाँ, वो कहता है कि उसे जीत, राज्य या सुख कुछ नहीं चाहिए। वो तर्क देता है कि अपने ही कुल को मारने से पाप लगेगा, प्राचीन धर्म नष्ट हो जाएगा और स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। बिल्कुल, जिससे पूरा कुल नर्क में जाएगा। अर्जुन यहाँ एक तरह से भविष्य के प्रोफेशनल्स के लिए व्यावसायिक नैतिकता या बिजनेस एथिक्स का सवाल उठा रहा है। वो पूछ रहा है कि सफलता किस कीमत पर चाहिए? क्या उस कीमत पर जहां आपके अपने मूल्य ही नष्ट हो जाएं? छात्रों को भी अक्सर ऐसा चुनना पड़ता है ना, एक ऐसा करियर जो पैसे बहुत दे लेकिन अनैतिक हो, या फिर अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। हाँ, अर्जुन इसी बात को लेकर उलझा है। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ एक बहुत ही तीखा सवाल उठाना चाहता हूँ। बताइए। अर्जुन जो ये सारे तर्क दे रहा है कि पाप लगेगा, धर्म भ्रष्ट होगा, क्या ये सच में एक महान योद्धा की नैतिकता है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र द्वारा परीक्षा से भागने के लिए बनाया गया एक बेहद तार्किक और चतुर बहाना नहीं हो सकता? A clever excuse. ओह, ये मानव व्यवहार का बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मनोविज्ञान में इसे रैशनलाइजेशन या तर्क संगतिकरण कहते हैं। मतलब अपने डर को लॉजिक से छुपाना? एकदम सही। जब किसी के भीतर बहुत अधिक डर या घबराहट होती है तो दिमाग उस कमजोरी को मानने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो बड़े बड़े दर्शनों और सिद्धांतों का सहारा लेता है ताकि पीछे हटना कायरता ना लगे, बल्कि एक महान बलिदान लगे। अरे हाँ, ये तो हमने कॉलेज में बहुत देखा है। आहट से भागने का रास्ता होता है। अर्जुन भी अचानक से फिलोसोफर इसलिए बन गया क्योंकि वो उस भयानक स्थिति का सामना करने से घबरा रहा है। मतलब वो अपनी एंजाइटी को नैतिकता के सुंदर शब्दों के पीछे छिपा रहा था। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल। खैर, ये चर्चा तो बहुत ही गहरी हो गई। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, श्रोताओं की सुविधा के लिए इस डीप डाइव के मुख्य बिंदुओं का एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो पहला पॉइंट है संजय का विजन। मतलब भविष्य डेटा और रिमोट एनालिसिस का है। बिना अपनी भावनाओं को बीच में लाए सच्चाई को देखना और रिपोर्ट करना एक बहुत बड़ा स्किल है। दूसरा पॉइंट है दुर्योधन का एनालिसिस। संसाधनों या बड़ी सेना से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी असुरक्षाओं को समझना। रणनीति केवल नंबर्स का गेम नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा है अर्जुन का रथ को बीच में ले जाना। किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले उसका 360 डिग्री व्यू लेना चाहिए, भले ही वो डरावना हो। और चौथा पॉइंट है अर्जुन का पैनिक और उसके तर्क। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, चाहे आप बेस्ट ही क्यों ना हो। और सफलता से ज्यादा ये जरूरी है कि आप ये समझें कि आपके तर्क कहीं आपके डर से भागने का बहाना तो नहीं है। बहुत ही बढ़िया समरी। इस पूरी चर्चा से ये साफ हो जाता है कि गीता का ये पहला अध्याय सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं है। हाँ, ये हर छात्र और पेशेवर की कहानी है। ये उस पल का वर्णन है जब थ्योरी का सामना असलियत से होता है। अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर सच में गहराई से सोचा जाना चाहिए। कौन सा विचार? हमने बात की थी कि अर्जुन अपने क्षेत्र का सबसे महान धनुर्धर था, फिर भी वो काम से पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि उसमें अपने परिवार के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति थी, एम्पैथी थी। हाँ, वो अपनों का दर्द महसूस कर रहा था। तो भविष्य के करियर में सोचिए, क्या अत्यधिक सहानुभूति होना एक कमजोरी है जो आपको कड़े फैसले लेने से रोकती है? जैसे किसी सीईओ को कंपनी बचाने के लिए छटनी करनी पड़े और वो अर्जुन की तरह भावनाओं में घिर जाए। ये तो एक बहुत बड़ी दुविधा है। या फिर
क्या यही एम्पैथी वो चीज़ है जो इंसान को मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग बनाती है? क्या अर्जुन की तरह रोना और दर्द महसूस करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। एआई और इंसान के बीच का असली फर्क शायद यही सहानुभूति है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक बहुत ही नया नजरिया है। क्या सहानुभूति कमजोरी है या हमारी सबसे बड़ी ताकत? इस विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो इस स्रोत सामग्री के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।